बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक द फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन और फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है और पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर या पीएच या सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से एमसीक्यूज भी दी जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टॉपिक को देखें फैक्टर्स, यानी इस टॉपिक में हम उन अनासिर को पढ़ेंगे, उन एजेंट्स को पढ़ेंगे जो क्या करती है, एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को इफेक्ट करती है। इफेक्ट से मुराद कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, यानी दोज फैक्टर्स, वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वो अनासिर डिस्कस करेंगे। दोज फैक्टर्स दैट, क्या करने वाले फैक्टर्स या कौन से फैक्टर्स, दोज फैक्टर दैट आइदर डू व्हाट, आइदर स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन, जो अपने हद से मजीद तेज कर ले, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन, जो एक रिएक्शन को हद से तेज कर ली। नंबर सेकंड, नॉट ओनली दिस, आर स्लो डाउन, या इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर ली। नॉट ओनली दिस, आर यू मे से कंप्लीटली व्हाट, कंप्लीटली स्टॉप्स द रिएक्शन। यानी इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, उन अनासिर को पढ़ेंगे जिन अनासिर की वजह से, उनमें चेंज की वजह से रिएक्शन या काफी हद से ज्यादा तेज होगा, या इवन स्लो डाउन होगा, या इवन की रिएक्शन मुकम्मल तौर पर डिक्लाइन होके कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, नंबर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में स्पेसिफिकली 9th और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अगर आप देखें तो सबसे पहला फैक्टर वो हमारे पास है द टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि एंजाइम क्या है, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन को तेज करते हैं बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डियर स्टूडेंट, हर एक रिएक्शन के स्टार्ट के लिए एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है लेक्चर इसका। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच स्टार्ट अप अ केमिकल रिएक्शन वी कॉल देम द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है, अब हम टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं या टेम्परेचर के रेट को चेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं आया रिएक्शन स्पीड अप होता है या स्लो डाउन होता है या कंप्लीटली स्टॉप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें, अगर हम इंक्रीज इन टेम्परेचर कर लें तो रिएक्शन क्या होगा या रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, गौर से देखिए तो यहाँ पे आप लोग इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब यहाँ पे लॉजिक भी बताऊंगा एसएलओ टाइप का, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक जो ऑलरेडी स्टार्टेड रिएक्शन है उसके लिए टेम्परेचर में क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, तो टेम्परेचर की इंक्रीज से आगे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इसका अगर हम वजह पूछे, लॉजिक पूछे, तो लॉजिक कुछ यूं है। एज यू नो कि ये जो एंजाइम है ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखता है, और प्लस ये जो सबस्ट्रेट है इनकी एक खास किस्म की काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इंक्रीज हो गई कि या काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, तो होगा क्या, एंड चांस ऑफ कोलिजन, एंड चांस ऑफ कोलिजन, चांस ऑफ कोलिजन यानी जो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर खाते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम। सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट और ये मेरे हाथ में जो मार्कर का आप लोगों को कैप नजर आ रहा है, सपोज दिस इज व्हाट, this we call, let's see, we call it the enzyme active site.
देखिए, अगर मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो तो कोलिजन के चांसेस कम हैं। अगर मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा है। तो दैट्स सो वी कैन से कि एंजाइम के लिए टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एंड चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज मोर या विल बी मोर। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान क्या होगा, चांस ऑफ कोलिजन काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने देखे होंगे हैबिटाट के लेवल पे। आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म आर्कटिक स्नो में रहते हैं, यानी बर्फ के इलाके में या बर्फीले इलाकों में रहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहने वाले होते हैं, मीन के टेम्परेचर लोअर होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव एडॉप्टेड, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट कर चुके होते हैं, हैव एडॉप्टेड देमसेल्व्स, खुद को एट डिफरेंट एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स आप लोगों ने जानदार देखे होंगे कि काफी ज्यादा जानदार है, प्लांट्स हो या एनिमल, तो डिफरेंट एनवायरमेंट पे, कोई सहराई यानी एनवायरमेंट में रहता है, कोई आबी एनवायरमेंट में रहता है, एंड हैव डिफरेंट टेम्परेचर रेंज और इनके टेम्परेचर रेंज भी मुख्तलिफ होती है फॉर व्हाट, फॉर एंजाइम एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें, मुख्तलिफ किस्म के जानदार मुख्तलिफ किस्म के हैबिटाट में रहा करती है, तो वहां पे एक डिफरेंट माहौल में जो खुद को एडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो इनके एंजाइम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का रेट भी काफी डिफरेंट होता है। नोट कर लीजिए, अगर हम आर्कटिक स्नोफ्ली को देखें, आर्कटिक जहां पे बर्फ होता है वहां पे एक किस्म की यानी फ्ली रहती है, वी कॉल देम द स्नोफ्ली। ये आर्कटिक स्नोफ्ली की जो एंजाइम रेंज है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी परफॉर्म कर सकती है, इसके लिए कोई मसला नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया देखें, थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस से मुराद टेम्परेचर लोअर बैक्टीरिया। अगर हम थर्मोफिलिक या थर्मोफिलस बैक्टीरिया को देखें तो कुछ बैक्टीरिया आपको ऐसे मिलेंगे जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं, तो तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में भी अपने एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकती है। वहां पे इनके एंजाइम डिग्रेड या डीनेचर नहीं होते, तो इनकी एक एडॉप्टेशन है। जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव एडॉप्टेड डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। ये स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग गौर कर ली, अगर हम एक इंसान का एग्जाम्पल लेना चाहें तो ह्यूमन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, ऑप्टिमम से मुराद वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेस्ट हो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज किसके लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के लिए, वो तकरीबन आप लोग लिख सकते हैं कि बिटवीन द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि अगर हमारा टेम्परेचर का रेंज 35 और 40 के दरमियान हो तो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर रेंज अबाउट 40 चला जाए या बिलो 35 हो, मीन यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे हाइपररेक्सिया, मीन टेम्परेचर का जब यानी अबाव रेंज चला जाए, यहाँ पे हम मुराद लोगे या मुराद देंगे हाइपो, हाइपो से मुराद बिलो, हाइपर से मुराद यानी अबाव। स्टूडेंट्स नोट करें, यहाँ पे एक ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज दिस इज द ग्राफ, और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा सपोज दिस इज द टेम्परेचर, यहाँ पे स्टार्ट करूंगा 0 से, सपोज दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दरमियान में आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं दिस इज 30 एंड दिस इज सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 50 या 60 समझ लें। चलो बस यहां तक रेंज काफी है। और यहाँ पे जो साइड पे मैं लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट,
रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का देखेंगे कि आया टेम्परेचर के चेंज से रिएक्शन के रेट पे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। स्टूडेंट नोट कर लें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, यानी ग्राफ बढ़ता जाता है। एक बुक में आपको मिलेगा कि इंडियन ऑथर ने लिखा है कि आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज ले आए, सपोज 0 से क्या 10, फिर 10 से 20, तो रिएक्शन बिकम डबल। आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन बिकम डबल। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन काफी बढ़ता जाता है। यहाँ पे सपोज हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज 37 है यहाँ पे, तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन जब एक खास लिमिट आता है, सपोज ये मैंने ऊपर जो गोल किस्म का यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, सपोज दिस इज 37 या 38 या 39, मीन टेम्परेचर रेंज अब यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद अभी क्या पे रिएक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर अ रेंज द रिएक्शन बिकम डिक्लाइन, रिएक्शन बिकम क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इवन आप लोग लिख सकते हैं कि डिक्लाइन इतना होगा कि इवनली कि रिएक्शन बिकम या डज स्टॉप, रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, रीजन यहाँ पे और से देखिए, एक खास रेंज तक जब टेम्परेचर की इंक्रीज हो रही थी तो रिएक्शन काफी तेज हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा था और कोलिजन ऑफ चांसेस इनके ज्यादा होने वाले थे। लेकिन आफ्टर अ रेंज रिएक्शन बिकम स्टॉप्स या डिक्लाइन। ये स्टूडेंट्स नोट कर लें यहाँ पे, एज यू नो कि ये जो एंजाइम्स हैं ये नेचर में प्रोटीन होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर प्रोटीन इन नेचर। इसके मुकाबले में अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन की बुनियादी इकाइयां अमाइनो एसिड्स कहलाती है। इट मीन्स दैट कि एंजाइम अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, और ये अमाइनो एसिड के दरमियान आप लोगों ने सुना होगा कि दे आर गेट या ज्वाइंट बाई पेप्टाइड बॉन्ड। किस बॉन्ड के जरिए इनको मिला दिया गया शाबाश, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। स्टूडेंट्स नोट कर लें, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम था, एक खास रेंज था ह्यूमन के लिए, उस ऑप्टिमम रेंज से मैंने टेम्परेचर को जो ही इंक्रीज किया तो यहाँ पे नोट कर ली कि पेप्टाइड बॉन्ड हाई टेम्परेचर की वजह से, यहाँ पे मेंशन कर ली, ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड जो होगा, जिसका नाम मैंने क्या रखा है शाबाश, पेप्टाइड बॉन्ड, ए ब्रेक्स, ये तोड़ दिया जाता है। जब बॉन्ड आपस में तोड़ दी जाए तो अमाइनो एसिड का चेन डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन नेचर था एंजाइम का, वो प्रोटीन नेचर नहीं रहेगा। एंजाइम्स बिकम, सिंपल वर्ड नोट कर लें, डीनेचर, यानी एंजाइम का नेचर नहीं रहेगा बल्कि डीनेचर हो जाएगा। जब एक एंजाइम डीनेचर हो जाए तो अपनी एक्टिविटी को आगे परफॉर्म नहीं कर सकता। That's so we can say कि एंजाइमेटिक रिएक्शन आफ्टर एक हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के बाद रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाता है। पहले डिक्लाइन होकर फिर स्टॉप हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात हमें जब पैरेंसिया हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो हम कुछ अच्छा नहीं फील करते। वो वजह यही कि हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन में लिटिल डिक्लाइननेस आती है। जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि मेटाबॉलिज्म अगर चलती है तो एंजाइम की बदौलत, अगर हमारे मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाए तो डेथ कैन अकर। तो यही वजह है कि अगर हम हाई टेम्परेचर के रेंज को कंट्रोल में ना रखें, उसको दोबारा अपने नॉर्मल रेंज पे ना ले आए, मीन के 39, 38, 37 पे ना ले आए, तो इंसान की डेथ हो सकती है, मीन कि हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो सकते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो तो वी कॉल डेथ, के डेथ अकर होता है। ये स्टूडेंट्स आते हैं लो टेम्परेचर की तरफ। अगर हम लो टेम्परेचर को देखें, एट लो टेम्परेचर ये जो एंजाइम्स होते हैं डू नॉट या डोंट डीनेचर। एंजाइम लो टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते, लेकिन क्या होगा, रिएक्शन स्लो डाउन होता है। रिएक्शन क्या होगा शाबाश स्टूडेंट्स, रिएक्शन इनका स्लो डाउन होता है। वजह
नोट करने के बाद औकात आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घर में फूड को रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने का हमारा मकसद ये होता है कि वहां पे टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो, और लो टेम्परेचर पे वहां पे एंजाइम जो नेचर होगा, डीनेचर तो नहीं होता, लेकिन एंजाइम के रिएक्शन स्लो डाउन होंगे। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, इट मींस दैट कि बैक्टीरिया मजीद ज्यादा यानी टाइम तक हम बैक्टीरिया से खुराक को महफूज रख सकते हैं, और बैक्टीरिया काफी शॉर्ट टाइम में हमारा खुराक यानी बुसीदा या उसका गलसड़ नहीं होता। अलबत्ता आप लोगों ने सुना होगा, अगर हम आइस देखें, आइस में स्लो डिफ्यूजन होती है इन मॉलिक्यूल्स की। स्लो डिफ्यूजन किसकी? आप एंजाइम की भी और एंजाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट की भी। तो इनके दरमियान क्या होगा, कोलिजन के चांसेस काफी कम होते हैं। दैट्स सो लो टेम्परेचर पे एंजाइम कभी भी नेचर नहीं होते, लेकिन रिएक्शन स्लो डाउन होता है, जबकि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन एक हद तक इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट रिएक्शन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। पेप्टाइड बॉन्ड उनके तोड़ दिए जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट फैक्टर वी कॉल द पीएच। पीएच से मुराद पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी ये भी एक फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, यानी इनके रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर सकता है या इवन स्टॉप कर लेता है। पीएच से मुराद पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी और उसका पावर कितना होगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इससे मुराद पीएच। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि हमारे पास ईच एंजाइम हैव डिफरेंट पीएच। हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है। ईच एंजाइम यानी हर एक एंजाइम का हैव इट्स ओन ऑप्टिमम पीएच। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड लिखा ऑप्टिमम पीएच का, वहां पे मैंने लिखा था ऑप्टिमम टेम्परेचर का। तो सेम लाइक ऑप्टिमम पीएच से मुराद वो पीएच जहां पे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर अच्छी हो तो एंजाइम की एक्टिविटी फास्टेस्ट होगी, बेस्ट होगी। तो बेस्ट एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच का होना जरूरी। जिस तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना जरूरी, तो एक एंजाइम की रिएक्शन को चलाने के लिए ऑप्टिमम पीएच का होना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, तो डिफरेंट उनका ऑप्टिमम पीएच होता है। हर एक एंजाइम का एक जैसा पीएच नहीं होता। डिफरेंट एंजाइम्स हैं, यानी सपोज आप लोगों के माउथ में जो एंजाइम यानी सलाइवा में और स्टमक के एंजाइम, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट पीएच होते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट पीएच आपस में। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क एट, ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली या मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वर्क काम करते हैं बिटवीन द रेंज 8 से लेकर 9 पीएच में। कुछ बुक्स में आप लोगों को मिलेगा 7 से लेकर 8 पीएच, जो तकरीबन एक न्यूट्रल वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि हमारे पास ये जो पीएच का रेंज है, द पीएच रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। ग्राफ की तरफ आ जाए। सपोज यहां पे जैसा कि मैंने लिखा कि टेम्परेचर, यहां पे मैं लिखूंगा कि पीएच स्टार्ट लूंगा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच का जो आप लोगों ने चार्ट देखा होगा, तो हमारे पास पीएच का जो चार्ट है ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए कि 0 से लेकर कहां तक है शाबाश, 14 तक। ये जो 7 दरमियान में वैल्यू है, दिस इज द न्यूट्रल वैल्यू। अगर हम 7 से 0 की तरफ आ जाए तो ये नेचर एसिडिक बनता है। अगर हम 7 से यानी 14 की तरफ चले जाएं तो नेचर अल्कलाइन बनता है। और जो 7 पीएच है, दिस इज द न्यूट्रल वैल्यू। ये जो हम पानी पीते हैं अक्सर इनमें पीएच इनका साइन होता है। ये जो पेप्सी वगैरह पीते हैं इनका पीएच इस लो रेंज में आता है। अब ये स्टूडेंट्स नोट कर लें, अगर हम अपने स्टमक के एंजाइम को देखें, स्टमक के एंजाइम
स्टमक का एंजाइम कौन सा है? यू में से पेप्सिन को देखें। अगर मैं पेप्सिन एंजाइम को देखूं तो स्टमक की HCl की वजह से, क्योंकि स्टमक के ग्लैंड्स HCl को बना लेते हैं, तो pH का जो रेंज होता है स्टमक का वो तकरीबन 1 से लेकर 2 pH का होता है। हाउ मच? 1 से लेकर 2। इट मींस दैट कि पेप्सिन एंजाइम इस रेंज पे काम करता है बेस्ट। अगर हम इस pH को चेंज कर लें तो ये एंजाइम पेप्सिन अपने इस रेट के अलावा बाकी यानी pH के रेट पे सही तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में अगर हम देखें कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 7 से लेकर 8 यहां तक ज्यादा एंजाइम बेस्ट काम करते हैं। अगर टेम्परेचर इनका फर्ज कर लें 9 तक है, 9 के बाद 10 या 11 या 7 के नीचे आ जाए तो फिर ये एंजाइम अपना यानी फंक्शन या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में एमसीक्यूज जो दिए जाते हैं स्पेसिफिकली पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक एमडीकैट के पेपर्स में, एचईसी के पेपर में, तो इस चार्ट से अक्सर एक दो एमसीक्यूज दिए जाते हैं जिसको आप लोग गौर से थॉरली पढ़ लें। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम चेंज इन पीएच कर लें, अगर एक एंजाइम है उसके लिए चेंज इन पीएच, तो ये जो एंजाइम का रिएक्शन होगा ये क्या होगा? रिएक्शन स्लो डाउन और यू कैन से बाज़ औक़ात रिएक्शन स्टॉप भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नोट कर लें कि यहां पे मैंने कहा कि एंजाइम डीनेचर होते हैं, पेप्टाइड पार्ट इनका तोड़ दिया जाता है। पीएच की चेंज की वजह से क्या होगा? डियर स्टूडेंट, नोट कर लें कि पीएच की चेंज से रिएक्शन स्लो या स्टॉप क्यों होता है। नोट कर लें कि अगर हम जब पीएच के या एक मीडियम को चेंज कर लेते हैं, एक एंजाइम है एसिडिक जो 1 या 2 पीएच पे काम करता है, पीएच इसका मैं 10 या 11 बना लेता हूं, तो क्या होगा? तो ड्यू टू चेंज इन पीएच होगा ये कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले भी कि यहां पे चार्ज्ड अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड में चेंज आके नो सबस्ट्रेट गेट अटैच, तो फिर यहां पे सबस्ट्रेट गेट अटैच यानी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकते। तो दैट्स सो वी कैन से कि जब हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए पीएच का चेंज कर लेते हैं तो एक्टिव साइट जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है 3 से लेकर 12 तक, डिपेंड करता है एंजाइम पे, तो उसमें चेंज आके वो आयोनाइज हो जाते हैं और वहां पे मजीद सबस्ट्रेट अटैच नहीं होते। जब मजीद सबस्ट्रेट अटैच ना हो, दैट्स सो रिएक्शन बिकम डिक्लाइन या स्टॉप्स। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द पीएच। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन में वो है हमारे पास द एंजाइम कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्शन में एंजाइम को ऐड कर लें मजीद, यानी एंजाइम की तादाद में इजाफा कर लें, तो रिएक्शन क्या होगा? स्टूडेंट्स नोट कर लें कि अगर हम इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर हम क्या कर लें? इंक्रीज कर लें इन एंजाइम कंसंट्रेशन, तो व्हाट हैपन? कंसंट्रेशन रिएक्शन इंक्रीजेस। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इंक्रीजेस, रिएक्शन तेज होता है। क्यों? रिएक्शन इंक्रीजेस। एज यू नो कि जब हम एक रिएक्शन के लिए एंजाइम की कंसंट्रेशन में इजाफा कर देते हैं तो रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्वेश्चन रेज हियर कि क्यों, व्हाई, हाउ? बिकॉज एंजाइम ज्यादा अवेलेबल होंगे, इसके मुकाबले में सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी कम होंगे। एंजाइम की कंसंट्रेशन में हम इजाफा कर लेते हैं तो एक्टिव साइट अवेलेबल होंगे और एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके इजीली अटैच होंगे और अटैच होती ही इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो दोबारा से नोट कर लें, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, रिएक्शन इंक्रीजेस। रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन एक शर्त है आगे, आफ्टर अ लिमिट। एक लिमिट आता है, एक हद आता है, आफ्टर अ लिमिट या यू में से आफ्टर अ पॉइंट एक्स। एक पॉइंट लेंगे, आफ्टर अ पॉइंट एक्स, एक पॉइंट एक्स आता है जिसके बाद
द रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। रिएक्शन तेज नहीं होता बल्कि रिएक्शन बिकम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, यहाँ पे मैं एक सिंपल ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि एंजाइम की कंसंट्रेशन में यानी क्या कर रहा हूं शाबाश, इजाफा कर रहा हूं, यानी किसकी कंसंट्रेशन में, एंजाइम की कंसंट्रेशन में इंक्रीज ले आ रहा हूं। तो व्हाट हैपन, रिएक्शन इंक्रीजेस। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इस साइड के रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग लिख ली, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और एंजाइम की कंसंट्रेशन में इजाफे के साथ रिएक्शन बिकम फास्ट। लेकिन आफ्टर अ लिमिट वी मे से द पॉइंट एक्स, सपोज एक पॉइंट एक्स आया, एक लिमिट आया, आफ्टर विच, जिसके बाद द रिएक्शन बिकम कांस्टेंट, रिएक्शन ना फास्ट होता है ना डिक्लाइन होता है बल्कि रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है शाबाश, कांस्टेंट। क्यों, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस कांस्टेंट? तो नोट कर ले डियर स्टूडेंट्स, increase in enzyme concentration, reaction increases, of course concentration में हम तादाद में एंजाइम का इजाफा कर रहे थे, रिएक्शन फास्ट हो रहा था। एक पॉइंट आया जिसके बाद रिएक्शन क्या बना, कांस्टेंट बना। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का यहाँ पे मैं रीजन जो एसएलओ में अक्सर पूछा जा सकता है कि व्हाई द रिएक्शन बिकम कांस्टेंट आफ्टर अ लिमिट। तो यहां पे नोट करें स्टूडेंट्स कि इसका मैं आंसर कुछ यूं दूंगा, बिकॉज, यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, सबस्ट्रेट ऑलरेडी कम है, तो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे। बिकॉज नो मोर सबस्ट्रेट विल अवेलेबल, यानी सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे किसके लिए, फॉर एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स की तादाद तो काफी ज्यादा है और एक्टिव साइट भी काफी ज्यादा, लेकिन यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट जो है इनकी तादाद में कमी आ गई। यहां पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट बिकम, यानी जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बिकम रेट लिमिटिंग। व्हाट, रेट लिमिटिंग। तो सबस्ट्रेट ने इसकी, यानी सबस्ट्रेट ही की वजह से इसका जो रेट था ये भी लिमिट में रहा। तो दैट्स सो वी कैन से बिकॉज नो मोर सबस्ट्रेट विल अवेलेबल फॉर एंजाइम। तो यही वजह है, आप लोगों ने सुना होगा या एमसीक्यूज में एक पॉइंट दिया जा सकता है, हमेशा के लिए नोट कर ली कि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर एक सेल में हो तो सबस्ट्रेट के लेवल पे काफी कम होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल रूटीन लाइफ में यूं बताऊंगा। स्टूडेंट्स नोट के लिए, आपके घर में नील कटर एक या दो होंगे, एनयू में से कि वो एंजाइम्स हैं, और आपके घर में जो 10 मेंबर्स होंगे उन 10 मेंबर के जो हाथ के उंगलियां होंगी, सपोज 100 बन जाती है, तो 100 के लिए जस्ट 2 नील कटर्स। लेकिन अगर हम नील कटर की तादाद में इजाफा करेंगे तो नाखून तराशना इजी होगा, लेकिन एक लिमिट आएगा कि 10 तक अगर हम नील कटर को ले आए, 10 के बाद नील कटर का अगर हम यानी कहें कि 11-12 नील कटर आ जाए तो हर एक बिजी होगा एक एक नील कटर के साथ। तो दो जो एंजाइम्स होंगे उनके लिए फिंगर्स अवेलेबल नहीं होंगी, मींस के 2 नील कटर्स के लिए नाखून अवेलेबल नहीं होंगे। दैट्स सो रेट बिकम लिमिटिंग। तो दिस वाज अबाउट द एंजाइम कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट, द लास्ट वन वी कॉल द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के टॉपिक में मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन को डिटेल से बताया कि एंजाइम का तादाद में अगर हम इंक्रीज ले आते हैं तो रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो सेम लाइक यहां पे भी नोट कर ली कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर मैं एक मीडियम में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या कर लूं, ज्यादा कर लूं, तो व्हाट हैपन, रिएक्शन इंक्रीजेस। तो रिएक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी रिएक्शन फास्ट हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहा है। आप लोग एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये है हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे मैं लिखूंगा
रेट ऑफ रिएक्शन, जस्ट मैंने लिखा रेट, हर एक में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग रेट मेंशन कर सकते हैं। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज से रिएक्शन इंक्रीज होगा, मजीद इंक्रीज के लिए मजीद इंक्रीज होगा, रीजन में बताऊंगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पे नोट करने की मैं रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज अ पॉइंट y विल कम, एक पॉइंट y आता है जिसके बाद रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, जस्ट लाइक द एंजाइम कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दो पॉइंट अहम है वो नोट करने। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रिएक्शन इंक्रीजेस, क्यों? बिकॉज कोलिजन विल मोर, क्या होगा शाबाश? कोलिजन विल बी मोर। कोलिजन मीन एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो टक्कर का चांस होगा वो ज्यादा होगा, या टक्कर के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन एक खास लिमिट आएगा, इस लिमिट वाले पॉइंट को यहां पे मैं एसएलओस की फॉर्म में, जैसा कि यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये रिएक्शन बिकम नॉट मोर इंक्रीज बल्कि कांस्टेंट रहा। तो स्टूडेंट्स नोट कर ले कि रिएक्शन यहाँ पे कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पे तादाद में हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं? सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंजाइम को इंक्रीज कर रहे थे, तो सबस्ट्रेट की इंक्रीज की वजह से ज्यादातर के जो एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स होते हैं, कौन सी साइट्स? एक्टिव साइट्स। ये एंजाइम के एक्टिव साइट बिकम सैचुरेटेड। व्हाट? बिकम सैचुरेटेड। यानी कि आप लोग इसको कुछ यूं मेंशन कर सकते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट हैं वो ऑलरेडी सबस्ट्रेट से फिलअप हैं, और यानी कि लिख सकते हैं कि नो मोर एक्टिव साइट्स आर अवेलेबल। एक्टिव साइट्स एंजाइम के अवेलेबल नहीं होंगे। नो मोर एक्टिव साइट्स आर अवेलेबल and so no more substrate get attached. So no more substrate get attached. और substrate attach नहीं हो सकते। जब substrate attach नहीं हो सकती तो रिएक्शन तो ऑलरेडी कांस्टेंट रेट में होगा। यानी कि जब तक एंजाइम के एक्टिव साइट अवेलेबल ना हो, सबस्ट्रेट इतने ज्यादा है और एंजाइम की तादाद कम पड़ गई और भी इंक्रीज कर रहे थे, हम कुछ हद तक तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक टाइम आया, एक पॉइंट आया जिसको हम पॉइंट y का कहते हैं। इस पॉइंट के बाद रिएक्शन कांस्टेंट रहा, तो कांस्टेंट की वजह मैंने यहाँ पे मेंशन की कि एंजाइम के एक्टिव साइट ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, एक्टिव साइट बड़े पड़े हैं, किससे? सबस्ट्रेट से। अब ये एंजाइम पहले इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा? अवेलेबल होगा। तो दिस वी कॉल द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, 4 फैक्टर यहाँ पे मैंने मेंशन किए जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को, जिसमें से एक हमारे पास टेम्परेचर। हर एक एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना जरूरी। अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें तो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो डाउन, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो एंजाइम डेनेचर होके रिएक्शन कंप्लीट स्टॉप हो सकता है। नेक्स्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया पीएच, हर एक एंजाइम के लिए अपना एक प्रॉपर पीएच होता है। पीएच की चेंज से मुराद का अगर एक एंजाइम है वो 5 पीएच पे काम करते हैं, उसके लिए मैं 1 कर दूं या 14 कर दूं, चेंज से मुराद या कम कर दूं ज्यादा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकते, रिएक्शन स्टॉप होगा। नेक्स्ट मैंने कहा कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से कुछ हद तक तो रिएक्शन तेज हो रहा था, लेकिन बाद में कांस्टेंट बना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं थे, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होंगे, तो दैट्स सो रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।